पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार और डेरा को जारी किया नोटिस। डेरा सच्चा सौदा पर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर लिया संज्ञान। बहादुर बहनों का फिलहाल नहीं होगा सम्मान, सीएम खट्टर के ओएसडी जवाहर यादव का बयान। मामले की पूरी जांच के बाद ही मिलेगा दोनों बहनों को सम्मान। चलती बस में छेड़छाड़ मामले में सस्पेंड ड्राइवर कंडक्टर को किया बहाल। सोनीपत डिपो के जीएम ने दी जानकारी। रोहतक में बस में छेड़छाड़ मामला, सीएम खट्टर से मिले आरोपी युवकों के परिवार और आसन गांव के लोग, न्यायिक जांच की मांग की। सीएलयू सीडी कांड में फंसे पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी के खिलाफ दर्ज होगा केस। सीएम ने दिए आदेश। आज हाईकोर्ट में भी हुई सुनवाई। सीएलयू मामले में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा का बयान, कहा जो काम पिछली कांग्रेस सरकार को करना चाहिए था वो बीजेपी सरकार ने किया। सीएम खट्टर ने सुभाष बराला को दिलवाई हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष पद की शपथ। रोहतक में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। चंडीगढ़ में खेल मंत्री अनिल विज का बयान, कहा प्रदेश के हर जिले में 2 इंडोर स्टेडियम बनाने का केंद्र सरकार को भेजा है प्रस्ताव। ब्रॉडकास्टिंग एडिटर एसोसिएशन की टीम पहुंची सतलोक आश्रम। पत्रकारों पर हुए हमले की जांच के लिए किया आश्रम का दौरा। हांसी के किसानों ने की कृषि विभाग के एसडीओ से मुलाकात। दुकानदारों पर लगाया नकली डीएपी खाद बेचने का आरोप। एसडीओ ने दिए जांच के आदेश। सोनीपत में ट्रक ने मारी 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में 3 युवकों की मौत, 1 युवक गंभीर रूप से घायल। और तोशा में आग में झुलसी विवाहिता ने इलाज के दौरान पीजीआई रोहतक में तोड़ा दम। पति और सास समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र और हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज हम चर्चा करेंगे सीएलयू फौजी और 5 करोड़ रुपए की। मतलब सरकार ने पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक नियम के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। भ्रष्टाचार मामले में सीएफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद मामला दर्ज करने की सरकार ने मंजूरी दी है। लोकायुक्त ने सरकार को सुझाव दिया था कि मामले की जांच का जिम्मा ऐसे अधिकारी और विभाग को सौंपा जाना चाहिए जो आरोपों को शीघ्रता से जांच करे, लेकिन कांग्रेस की हुड्डा सरकार मामले को लटकाए हुए थी। अब सीएम खट्टर ने मामला विजिलेंस विभाग को भेजने के आदेश दिए हैं। दरअसल इनेलो की ओर से जारी की गई सीडी में फौजी को सीएलयू के नाम पर रिश्वत लेते दिखाया गया था। तो पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीएलयू सीडी कांड में फंसे फौजी के खिलाफ सीएम खट्टर ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीएलयू कांड में फंसे पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने लोकायुक्त प्रीतम पाल के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि एक सीएलयू करवाने के नाम पर रामकिशन फौजी ने पैसे मांगे थे। इसके स्टिंग ऑपरेशन की सीडी भी लोकायुक्त को दी गई थी। लोकायुक्त ने इसी साल हरियाणा सरकार को सिफारिश की थी कि फौजी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मामला दर्ज नहीं होने दिया। उल्टा सरकार ने लोकायुक्त को पत्र लिखकर मांग की थी कि वो अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। लोकायुक्त ने सरकार की अपील को ठुकरा दिया था। तब फौजी ने लोकायुक्त के फैसले को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने स्टिंग ऑपरेशन वाली सीडी की सीएफएसएल से जांच के आदेश दिए थे। साथ ही निर्देश दिए थे कि अगर जरूरत पड़े तो एफआईआर दर्ज की जाए। अब हरियाणा में हुड्डा सरकार जा चुकी है और खट्टर सरकार आ चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीएफएसएल की रिपोर्ट मिलते ही एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस राज में सीएलयू कांड की जांच का पिटारा खुल रहा है। करीब आधा दर्जन पूर्व विधायकों के खिलाफ सीएलयू कांड की जांच हरियाणा के एडीजीपी क्राइम कर रहे हैं। ये जांच लोकायुक्त की ओर से उन्हें सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका, हरियाणा।
चलिए अब आपको दिखाते हैं इनेलो ने जो सीडी जारी की थी उसमें क्या कुछ बोला जा रहा है। सीएलयू वाले जो बताया इसका यह है जी गुड़गांव में सारे कागज हैं जी, इसके सारे कागज हैं जी। सीजर है जी ये जमीन का, इस साइड दिल्ली पड़ा है जी। दिल्ली से जो करीब है गुड़गांव से 8-10 किलोमीटर, ये 8.25 किले हैं उसके। तो ऑन रोड है, नेशनल हाईवे नंबर 8 पे है। इस जगह हल्दीराम होटल है जयपुर रोड पे, उस रोड के सामने होटल के सामने है बिल्कुल। तो ये इसमें से 4 किले करीब का होटल लेना है जी, होटल बनाना है जी। फाइल तो अभी वहाँ पड़ी है जी, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी से परमिशन लेनी है जी। तो सेंटर पे क्या होगा? नहीं, बात तो सुनो जी आप मेरी, इसमें करीब 20-25 लाख रुपये खर्चा आ जाएगा जी, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से परमिशन लेने की। अगर अपना आप हाँ भरो तो वो खर्चा कराएंगे, नहीं तो क्यों खर्चा कराएंगे? 20-30 लाख रुपये खर्चा मतलब किसके क्या करेगा ये होटल करेगा जी। कितना क्या करेगा? करीब 70-80 के करीब कमरे बना के वो बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना हुआ जी। ये क्या देगा ये आप बताओगे जी? वो तो कितना मेरे को उसने एक बार तो बोला जी 1 करोड़ का रेट चल रहा है बाकी किले का, आप बाकी आप बता दिए, वो तो कर लेंगे ऊपर नीचे हो जाए। इसमें करवा लिया? हाँ जी, तो जल्दी करवा के ले गया। तो कितना कहीं कुछ कम जी उसका थोड़ा आइडिया दे दो। 4 किला में लेना जी, 5 करोड़ जी, 5 करवा दूंगा जी। कोई बात नहीं, जल्दी दिया ठीक है जी, जल्दी करवा दें। मतलब ये मैं 20-30 लाख का वो खर्चा करवा दूंगा। ठीक है जी, ठीक है। 4 किले हैं, होटल बनाना है, 5 करोड़ रुपया लगेगा सीएलयू का। यह सीडी में दर्शाया गया जो इनेलो ने जारी की थी, और सीएफएसएल ने आज अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि बिल्कुल ठीक है, छेड़छाड़ नहीं की गई। कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार ने जो गैर कानूनी काम किए हैं उनकी जांच होगी और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही रामविलास ने यह भी कहा कि सीएलयू मामले में प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के आदेशों की पालना कर रही है। हरियाणा सरकार इस समय लोगों की बनाई हुई सरकार है, और पिछली सरकार ने जो कुकर्म किया है, माननीय अदालतों में वो मामले हैं और माननीय हाई कोर्ट के आदेशों की पालना हमारी सरकार कर रही है। वहीं इस मामले पर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। फैसला बहुत पहले होना चाहिए था। पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रामकिशन फौजी और इनके साथ जो कुछ लोग और थे उनको बचाने का काम किया। लोकायुक्त का एक सीधा फैसला था कि इसके खिलाफ एफआईआर करके जांच शुरू की जाए, तो ये पिछली सरकार ने करना चाहिए, तो उन्होंने नहीं किया। इस सरकार ने जो फैसला किया इसका हम स्वागत करते। तो क्या करेंगे? जो और आरोपी भी थे जिसकी आप लोगों ने जांच चल रही है, निश्चित रूप से और आरोपी भी इस घेरे में आएंगे। वहीं इस पर कांग्रेस नेता संपत सिंह भी कुछ बोले हैं। क्या बोले हैं वो भी आपको दिखाते हैं। कानूनी प्रक्रिया है, इसके ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि जब कानून कोई कार्य करता है तो इंतजार करनी होगी कि कानून का फैसला लास्ट में क्या आता है, सच्चाई क्या आती है। क्योंकि अभी जो है बाकायदा है, जो लोकायुक्त बने हुए थे, लोकायुक्त ने केस रजिस्ट्रेशन करने के आदेश दिए थे, और उसी आधार पर जो है ना आज मैं पढ़ रहा था कि सरकार ने जो है उन आदेशों में परमिशन दे दी है और कि इन पर केस दर्ज किया जाए। अब केस दर्ज करने से हम किसी को अपराधी नहीं कह सकते। ये तो अब केस दर्ज हो गया, होने के बाद फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर चालान पुटअप होंगे, कोर्ट में गवाही आएंगी, उसके बाद ही पता लगेगा कि इस केस की हकीकत क्या है। वहीं इस मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज हरियाणा सरकार की ओर से जवाब दायर किया गया, जिसमें सरकार ने सीडी कांड में सीएफएसएल चंडीगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर मामले में रामकिशन फौजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने की रिपोर्ट पेश की। हमने सरकार की तरफ से ये जवाब दायर किया है कि हमने इस केस में एफआईआर के लिए रिकमेंडेशन दे दी है, एंड वी हैव टोल्ड द कोर्ट के बाय इवनिंग आज एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी।
सीएफएसएल की रिपोर्ट में यही इशू था कि क्या ये जो सीडीज हैं ये डॉक्टर्ड हैं या इनके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। हमारी सीएफएसएल चंडीगढ़ की रिपोर्ट ये है कि ये सीडी बिल्कुल जेन्युइन है और इसमें कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं है। चलिए अब आपको वो लेटर दिखाते हैं जब लोकायुक्त ने सरकार से मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की थी। ये लेटर आप देख सकते हैं, जब लोकायुक्त ने सरकार से मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की थी कांग्रेस की सरकार उस समय। वही सरकार ने जब लोकायुक्त की रिपोर्ट को वापस लोकायुक्त के पास पुनर्विचार के लिए भेजा तो लोकायुक्त ने इसे रद्द कर दिया था। वो लेटर भी आप देख सकते हैं। लोकायुक्त ने जो पुनर्विचार के लिए भेजा गया था उनको रद्द कर दिया था। ये वो लेटर है। अब जो सीएफएसएल की रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है कि सीडी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। फौजी ने कोर्ट में हालांकि कहा था कि सीडी के साथ छेड़छाड़ की गई है। आप देख सकते हैं जो सीएफएसएल की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि सीडी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। तो आज चर्चा है हमारे पास सीएलयू फौजी और 5 करोड़ रुपए, इस पर चर्चा करेंगे। मामला पुराना है, पिछली सरकार में सामने आया था, लेकिन कहीं ना कहीं पिछली सरकार ने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी। लेकिन अब सरकार ने जैसे ही सीएफएसएल की रिपोर्ट आई है उसके बाद मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। विजिलेंस विभाग को भी यह केस ट्रांसफर कर दिया गया है। चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान शामिल है मैं आपको बता दूं, वीर कुमार यादव जी है मेरे साथ, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मेरे साथ परवीन अत्री साहब रहेंगे, इनेलो के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ संत कुमार जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, और मेरे साथ डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी रहेंगे, कार्यकारी संपादक हैं एवं तहलका हरियाणा के। चलिए सबसे पहले परवीन अत्री साहब आपके पास आ जाता हूं। मामला आपकी पार्टी ने उठाया था, बड़ी मेहनत की थी, सीडी तैयार करवाई थी, लेकिन पिछली सरकार में कुछ हुआ नहीं। इस सरकार में उम्मीद है कि कुछ होगा, मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए सर मित्र जी, वैसे तो ये जो आज मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं ये तो हुड्डा सरकार को करना चाहिए था। चलो उन्होंने तो कोशिश की बचाने की, जिस तरह से पूरा ये प्रकरण हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने जो ये आदेश दिए हैं स्वागत योग्य है जी। ये हम उम्मीद कर ही रहे थे कि ये सरकार, क्योंकि हमने विधानसभा में भी ये आवाज उठाई थी और हम ये बार बार कह रहे थे कि जितने कांग्रेस के टाइम के अंदर घोटाले हुए हैं उनके ऊपर ये सरकार कार्रवाई करे, इंक्वायरी करवाए। देखिए अगर आप इस सारे प्रकरण को देखेंगे, जब हमने इस बारे में आवाज उठाई, जो स्टिंग हुआ 11 स्टिंग हुए थे ये, जिसके अंदर कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के नेताओं के रिश्तेदार, ये सब लोग इन्वॉल्व थे। उस दौरान हमने जब ये सीडीज दी थी और लोकायुक्त ने ये आदेश दिए थे कि करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1988 के अंदर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और कांग्रेस सरकार ने रामकिशन फौजी को बचाने के लिए एक रिव्यू पिटीशन डाल दी थी कि इस पे पुनर्विचार किया जाए, और लोकायुक्त ने उसको भी रिजेक्ट किया था। तो यहां से एक चीज तो बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि उस वक्त हुड्डा सरकार की जो इंटेंशन थी वो इन भ्रष्टाचारियों को बचाने की थी। और ये हम बार बार कहते रहे कि जो पिछला 10 साल का टेन्योर था कांग्रेस का, उसमें जो जम के भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह से सीएलयू कांड हुए और बहुत से लैंड एक्विजिशन के जो कांड हुए, वो पूरा का पूरा टेन्योर ही भ्रष्टाचार से भरा हुआ था। और जितने लीडर्स थे वो सब उसमें इन्वॉल्व थे, मोस्ट ऑफ कांग्रेस लीडर्स इन्वॉल्व थे इसके अंदर। तो अब जिस तरह से सरकार ने ये कदम लिया है, तो उम्मीद करते हैं कि जो बाकी जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, जो बाकी स्टिक भी हुए हैं, जो हमने बाकी सीडीज दी हुई है, उनके खिलाफ भी इस तरह से ये सरकार कार्रवाई करेगी, और जो जनता के साथ जो न्याय है उसमें बिल्कुल होना भी चाहिए। शुरुआत हो गई है यहां पर। वीर कुमार यादव जी आपके पास आते हैं। वीर कुमार यादव जी, आपने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त हम सरकार देंगे, और ये जो फैसला लिया गया, निश्चित तौर पर जो भी भ्रष्टाचार हुआ है वो सामने आना भी चाहिए। क्या लगता है इस तरीके का जो मामला आप दर्ज करने के निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री की ओर से, जैसे जैसे मामले सामने आते जाएंगे ये होता रहेगा, क्या लगता है कोई सबक दूसरे नेता भी सीखेंगे कि हां कुछ हो सकता है, भ्रष्टाचार से बचे हम? देखिए सर मित्र जी, इसमें मैं दो बात कहनी चाहूंगा। आज की जो आदेश है या जो आज की कार्रवाई है, ये निश्चित तौर पर बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। वास्तव में जिस प्रकार से लोकायुक्त ने उस समय भी तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी को आदेश दिए थे, निर्देश दिए थे सरकार को कि इसकी जांच कराइए और एफआईआर दर्ज कीजिए, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे माननीय क्लीन यानी कि एक प्रकार से हुड्डा साहब
चाहे कोई भी एपिसोड हो, उनको बचाने का उन्होंने हर बार प्रयास किया। चाहे वो अपना गृह का मामला हो, जजवंती को क्लीन चिट देने का मामला हो, कंबोपुर के पूर्व सरपंच करम सिंह की यानी कि उसमें पूर्व मंत्री ओपी जैन और जिलेराम शर्मा को बचाने की बात हो, चाहे हजका से दल बदल करने वालों को क्लीन चिट देने की बात हो, और चाहे जिस प्रकार के सीडी प्रकरण में इन सब दोषियों को बचाने की बात हो, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हर बार उनको क्लीन चिट देने में बड़ी तत्परता दिखाई थी। और रामकिशन फौजी के मामले में भी उन्होंने रिव्यू के लिए पिटीशन दी, लोकायुक्त के आदेश के बाद भी पुनर्विचार किया जाए, ये उन्होंने दरखास्त दी जो खारिज हुई। और अब तो न्यायालय से भी कोई राहत उनको मिली नहीं है। और हरियाणा सरकार ने जहां न्यायालय में जो जवाब दिया, उसके साथ ही एक निर्देश आदेश कह लीजिए, वो पुलिस को भी एफआईआर दर्ज करने के लिए दिया। ये सारा लोकायुक्त की जो जुडिशियल प्रोसेस है, जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो एक आदेश था, निर्देश था, उसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी पालना की है। और मैं समझता हूं ये हमारी जवाबदेही भी बनती है और स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन देने की दिशा में एक पहला और मजबूत निर्णायक कदम भी है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक किया है। और ये भ्रष्टाचार मुक्त जो हमने हरियाणा बनाने की बात की है, उस दिशा में भी एक ठोस कार्रवाई आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर संत कुमार जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। संत कुमार जी, बहुत आरोप लगे आपकी सरकार पर कि आपने सीएलयू की बहुत बंदरबांट की। इनेलो ने भी लगाए, बीजेपी ने लगाए, लेकिन इनेलो ने सबूत इकट्ठा किए, सीडी तैयार करवाई, लोकायुक्त को सौंपी और जांच के लिए। उसके बाद भी आप उसको टालते रहे, पुनर्विचार के लिए दोबारा भेजा, फिर रद्द कर दिया गया। कहीं ना कहीं टालती रही आपकी सरकार की कैसे कैसे 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए। लेकिन अब शुरुआत हो गई है। क्या लगता है, जो आरोप लगे थे अब कहीं ना कहीं लग रहा है, जिस तरीके से सीएफएसएल की रिपोर्ट आई है कि कोई छेड़छाड़ नहीं है और आवाज उन्हीं की लग रही है, तो निश्चित तौर पर इसमें तो बुरी तरीके से फंस जाएंगे फौजी साहब। अरे नहीं, आप किस तरीके से अपने तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं जी? क्या रिपोर्ट आई फॉरेंसिक सीएफएसएल की रिपोर्ट है। जिस तरीके से फौजी साहब ने कहा था कि सीडी के साथ छेड़छाड़ की गई है, सीएफएसएल की रिपोर्ट है कि कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। आप सुन लो जी, कि फॉरेंसिक की ये रिपोर्ट आई है कि जो सीडी मेरे पास दी गई है जांच के लिए जी, उस सीडी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है जी। इसका मतलब या जो भी बातें हैं उनको तोड़ मरोड़ के एडिशन या डिलीट कोई चीज नहीं की गई, इसका मतलब ये होता है जी। चलिए, इसका ये मतलब नहीं है कि ये रिपोर्ट नहीं दी है कि ये आवाज फौजी की है जी। मतलब अभी भी आप मानने को तैयार नहीं है? मानने की बात नहीं, मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। जो रिपोर्ट दी मानने का अपना मानने का सवाल ही नहीं। अच्छा जी। अगर रिपोर्ट आएगी तो मेरे अधिकार करने से कोई फायदा नहीं होगा उस बात का जी। मैं केवल रिपोर्ट की बात, लिखित जो बात है वो कर रहा हूँ। नंबर, चलिए आप ये बताइए, आपकी सरकार क्यों टालती रही इस मुद्दे को, इस मामले को टालती क्यों रही है, बता दीजिए। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उन्होंने कभी भी मुद्दे को नहीं टाला जी। आज भी हम एक बात कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा, हम उसमें सहयोग देंगे। अगर कोई दोषी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सही मायने में है तो कांग्रेस उस बात कांग्रेस, लेकिन बदले की भावना जी, हम उसका विरोध करेंगे। और आप इसको बदले की भावना मान रहे हैं? अभी भी आप इसको बदले की भावना मान रहे हैं क्या? सुनिए, बोलिए। आप इसको बदले की भावना मान रहे हैं? इसको बदले की भावना का ना, मैंने इसको ये कहा कोर्ट अपना काम करने लग रहा है। हाईकोर्ट में हाईकोर्ट अपने आपके पास आएंगे संत कुमार जी, थोड़ा सा आवाज कट रही है आपकी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। धीमान साहब आपके पास आते हैं जी। धीमान साहब, काफी लंबा मामला चला आ रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से सरकार ने आदेश दे दिए और विजिलेंस विभाग को भी मामला दर्ज किया जाए, विजिलेंस को भी ये रेफर कर दिया गया, और सीएफएसएल की रिपोर्ट भी जो आई है एक तरीके से वो फौजी के खिलाफ जा रही है। क्या लगता है अब शिकंजा पूरी तरीके से कस गया? हालांकि अभी तो और बहुत नेता हैं जिनकी जांच चल रही है। सर मित्र जी, सभी दर्शकों के लिए जानकारी के लिए कुछ तथ्य बताने जरूरी हैं जी। अभी इस केस की कोई भी केस जब दर्ज होता है
उसका वो प्राथमिक चरण होता है जी। उसका अंतिम चरण, जैसे संपत सिंह जी कह रहे थे कि कोर्ट में जाके बात होता है, कोर्ट क्या फैसला देती है जी। लेकिन इस चरण तक पहुंचने के लिए भी पूरा कम से कम 1 साल के आसपास लगा जी। और 1 साल से भी ज्यादा, मतलब ये मैं कहूंगा कि 15 महीने लगे जी। 6 सितंबर को जिस दिन हरियाणा विधानसभा का सेशन शुरू होना था उससे 2 घंटे पहले अभय सिंह चौटाला जो आईएनएलडी के नेता हैं, उन्होंने ये सीडी जारी की थी रामकिशन फौजी की जी। 2 बजे जैसे विधानसभा में गए तो बहुत हंगामा हुआ और उन्होंने रिजाइन की मांग की आईएनएलडी ने जी। लेकिन वहां पर हंगामा होने के बाद जैसे एक रूटीन में होता है विधायकों को बाहर कर दिया जाता है जी। उसी दिन शाम को विधायकों को जैसे ही बाहर निकाला आईएनएलडी के विधायकों को, वो राज्यपाल के पास गए और ये सीडी उनको एक ऑफिशियल रिकॉर्ड में एक मेमोरेंडम के रूप में दी कि ये एक सीडी आई है हमारे पास, सीडी के में पैसे मांगने की बात हो रही है, इसकी जांच करवाई जाए। और राज्यपाल से एक सामान्य प्रक्रिया के तहत वो गवर्नमेंट को भेज देते हैं, राज्य सरकार को भेज देते हैं कि ये मुझे कागज मिला है, इसकी जांच कराई जाए जी। लेकिन ये मामला जब ज्यादा अगले दिन फिर विधानसभा के अंदर ज्यादा सुर्खियों में आया, हंगामा होता रहा इस मामले पे, तो 3 दिन के बाद 9 सितंबर को ही राज्य सरकार ने ये मामला लोकायुक्त हरियाणा के पास भेज दिया, हरियाणा सरकार ने, हुड्डा साहब की सरकार ने। और उन्होंने, हुड्डा साहब ने जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा भी की कि इस मामले में ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं, मैंने लोकायुक्त के पास, सरकार ने उसके पास जांच के लिए भेज दिया है। और राज्य सरकार ने स्पेसिफिक 2 मामलों पर लोकायुक्त को कहा कि आप अपनी रिपोर्ट देनी है आपने कि क्या ये रिश्वत मांगने के आरोप सही हैं जैसा सीडी में दिखाया जा रहा है जी, नंबर 1। और नंबर 2, क्या जो पैसा मांगने की बात की जा रही है क्या उसके अनुरूप कोई सीएलयू जारी हुआ था, और अगर सीएलयू जारी हुआ था क्या उसमें किसी प्रकार का गैर कानूनी कार्य हुआ था जी। इस पे आईएनएलडी ने हालांकि ये आक्षेप किया था कि सीएलयू तो जारी हुआ ही नहीं है, तो स्टिंग है, सीएलयू करवाने से पहले की बात हो रही है जी। अल्टीमेटली ज्यादा बातों में ना जाते हुए जी लोकायुक्त ने नोटिस जारी किए, मीडिया में बहुत बातें चली, तो लोकायुक्त ने रामकिशन फौजी को पूछा जी क्या ये सीडी जो हमारे पास आई है, इस सीडी में आपका चेहरा है, आपकी आवाज है, क्या आपने पैसे मांगे हैं, और क्या इस जो वीडियो में जो सीडी दी गई है यहाँ पर लोकायुक्त के पास, जो राज्य सरकार से पास आई है जी, जो राज्यपाल को दी गई थी, क्या उसमें आपका कोई स्थान है जी। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, झूठी है, फर्जी है सीडी, मेरा ना इसमें आवाज है, ना मेरे जैसा व्यक्ति इसमें दिखाई देता है जी। ना मेरा सरकारी मकान, ना मेरा प्राइवेट मकान, ना मेरा कोई कैंप ऑफिस, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं जो इसमें बिल्डिंग नजर आ रही है जी। लेकिन लोकायुक्त ने जो अभय सिंह चौटाला उनके वकील थे, उनसे पूछा कि किसने सीडी जारी की है जी। तो उन्होंने 2 आदमी जो 2 लड़के हैं, उन्होंने कहा धर्मेंद्र कुहाड़ और परवीन मलिक जी कि ये सीडी हमने पंचकुला में जो उस वक्त के सीपीएस थे रामकिशन फौजी, उनकी कोठी में, उनका जो कैंप ऑफिस था, 28 अप्रैल 2011 को दिन के 2:30 बजे जी हमने ये रिकॉर्ड की थी कैमरे के साथ जी। अल्टीमेटली लोकायुक्त ने 20 जनवरी 2014 को अपनी सिफारिश की, क्योंकि हरियाणा के लोकायुक्त में जो कानून में प्रावधान है वो है कि वो केवल राज्य सरकार को सिफारिश कर सकते हैं जी, उनके पास कोई एफआईआर खुद दर्ज करने के आदेश नहीं है देने के जी। तो उन्होंने सिफारिश की, मीडिया में मामला छा गया, हरियाणा सरकार ने लोकायुक्त को कहा कि आपने इस पर पुनर्विचार करो क्योंकि आपकी ये शायद सीमा से बाहर जाके कोई बात की है जी। लोकायुक्त ने कहा कि लोकायुक्त कानून के तहत, जो कि अभय सिंह चौटाला के वकील ने भी उसमें कहा दलील देके कि लोकायुक्त कानून में प्रावधान नहीं है कि लोकायुक्त अगर एक बार अपना फैसला दे दे उस पर पुनर्विचार कर ले तकनीकी दृष्टि से जी। फौजी ने कहा कि मामला गलत है, लोकायुक्त की सिफारिश गलत है, हाईकोर्ट चले गए जी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की सीएफएसएल से जांच कराओ सीडी की जी। सीएफएसएल सही है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है बिल्कुल। अब जो चौंकाने वाली बात है संत कुमार जी के लिए भी और सभी दर्शकों के लिए भी जी, सीएफएसएल चंडीगढ़ जो केंद्रीय एजेंसी है बिल्कुल, उसने अपनी सीडी की रिपोर्ट 30 जून को तैयार की जी और हरियाणा के डीजीपी क्राइम को जी 21 जुलाई 2014 को भेज दी जी। उस वक्त हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी जी। ये सीएफएसएल की रिपोर्ट तब से अब तक दबी हुई थी जी। लेकिन हाई कोर्ट में क्योंकि 4 दिसंबर 2014 यानी आज बिल्कुल इसकी सुनवाई होनी थी और बदकिस्मती से लगा लो या खुशकिस्मती से लगा लो या कुछ ऐसा लगा लो, राजनीतिक दृष्टि से हरियाणा में हुड्डा सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी जा चुकी थी, बीजेपी की सरकार आ चुकी है जी। और 4 तारीख को क्योंकि हरियाणा सरकार ने, उसमें चाहे बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार, उसमें ये नहीं लिखा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लिखा है जी। उसने जवाब दायर करना था कि इस पे क्या किया जी। और 3 तारीख को, एक दिन पहले, जवाब दायर करने से पहले हरियाणा सरकार ने, मतलब मुख्यमंत्री ने इसमें केस दर्ज करने के आदेश दे दिए और विजिलेंस ब्यूरो को कहा इस मामले की जांच करो
और आज वही रिपोर्ट जो सीएफएसएल की रिपोर्ट थी जो 21 जुलाई को मिल चुकी थी जी, और जो पूरे का पूरा मामला के हमने निर्देश दे दिए हैं जांच करने के, वो आज हाई कोर्ट में पेश कर दी रिपोर्ट। बिल्कुल। अब इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो आज जैसे मुकदमा दर्ज कर लिया होगा या करने वाले होंगे क्योंकि निर्देश हो गए हैं, अब जांच होगी कि क्या पैसे मांगे गए थे जी, क्या ये आरोप झूठे थे जी, क्या ये फर्जी स्टिंग हुआ था या असली स्टिंग हुआ था। क्योंकि जब लोकायुक्त ने ये पूछा था स्टिंग करने वाले दोनों लड़कों से जी, उन्होंने कहा जी हमारे पास ओरिजिनल क्लिपिंग नहीं है जी, क्योंकि जो कैमरे से हमने रिकॉर्ड की थी वो हमारे सामने से डिलीट कर दी है, लेकिन अगर हमारी सीडी फर्जी मिले जी तो हम जुर्माना, सजा, दंड भुगतने के लिए तैयार हैं। ये एक तथ्य पब्लिक के सामने रखना जरूरी है। जी जी बिल्कुल। यहां संत कुमार जी आपके पास आ जाते हैं। संत कुमार जी, आपने सुना धीमान साहब को कि जो सीएफएसएल की रिपोर्ट आ गई थी, आपकी सरकार जिस समय थी उसी समय सीएफएसएल ने रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन फिर भी इतना समय क्यों दबाए रखा, इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, अगर कोई एक अफसर स्पेशली गलती करता है, मैं तो ये कहता हूं कि खट्टर सरकार आने से पहले जो गृहस्थ सिंह थे, अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी बढ़ती है, और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या उस गृहस्थी ने जानबूझ के रिपोर्ट रोकी, वो साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक अफसर अगर गलती करता है उसके ऊपर मुख्यमंत्री के ऊपर वही थोड़ी उठ सकती है जी। तो अगर कोई बात प्रशासनिक तौर पर गलत हुई है तो उसको वो भी इस मामले में आने चाहिए कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर देयर इज एनी फॉल्ट रिगार्डिंग द पर्सन रिपोर्ट वाज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द चीफ मिनिस्टर और बिफोर द गवर्नमेंट, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल। नहीं, इतने बड़े मामले में अगर रिपोर्ट आती है तो क्या अधिकारी मुख्यमंत्री को नहीं बताएगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मामला इतना सुर्खियों में रहा उसकी रिपोर्ट आती है उस मामले में, तो क्या ये मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुंची होगी जी? मतलब उस अधिकारी ने क्या मुख्यमंत्री को नहीं बताया होगा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री के सरकार के नोटिस में को बात आएगी, अगर आती तो आप लोगों को पहले जानकारी मिलती जी, इसमें कोई दो राय है नहीं। चलिए अत्री साहब जी, क्या लगता है, आप जिस तरीके से आपने ये सीडी जारी की थी उसके बाद मामला चला है लोकायुक्त कोर्ट में, अब जांच मतलब मामला दर्ज करने के आदेश दिए, अभी भी हम नहीं कह सकते कि वाकई ही वो दोषी हैं, लेकिन क्या लगता है आपका, आपने कई नेताओं की सीडियां जारी की थी, उसमें कुछ सीएलयू के मामले थे, कुछ और मामले थे जिनको लेकर रिश्वत मांगी जा रही थी, क्या लगता है आपको, एक आस जगी है कि निश्चित तौर पर अब अगर मामला ट्रांसफर किया गया विजिलेंस को या सरकार चाहती है जिस तरीके से, तो हो सकता है इसमें कुछ? देखिए डेफिनेटली अगर सरकार ने जैसे मामला दर्ज किया है और सरकार इसमें पूरी तत्परता दिखाएगी तो निश्चित ही होगा, क्योंकि जो भी सीडी जो स्टिंग हुए हैं वो जेन्युइन है। और एक और चीज है, जैसे अभी संत कुमार जी ना बड़ा बचकाना सा तर्क दे रहे थे कि उसमें सीएम थोड़े, सीएम की क्या गलती है। अरे भाई, सीएम हेड ऑफ गवर्नमेंट था और ये कोई इतना छोटा मामला नहीं था कि रिपोर्ट आ गई और अफसर के पास ही दबी रहेगी, तो ये तो बचकाने तर्क है। सीधी सी बात ये है कि कांग्रेस सरकार ने पूरी कोशिश की कि मामले को दबाया जाए, पूरी कोशिश की कि इन लोगों को बचाया जाए, लेकिन ये कल्प्रिट थे, कानून में इन्होंने गलती की हुई थी। और इसलिए देखिए, जब सीएम साहब ने जो आदेश दिए हैं, इसीलिए हमने बोला कि वो स्वागत योग्य है। क्यों? क्योंकि ये जो मुद्दा था, ये देखिए एक और चीज है, रामकिशन फौजी का सीएलयू नहीं, एक 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का एक जेबीटी टीचर का, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जी। और एक और सबसे बड़ी बात है, अब पता नहीं किस तरह से तर्क देके डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के लोग जी। गुड़गावा के अंदर जहां पे ये सीएलयूज का खेल खेला गया, बाकी हरियाणा में भी हुआ बट बहुत ज्यादा तादाद में गुड़गावा में हुआ। बिल्कुल, सन 1982 से लेके आज तक जितने सीएलयू गुड़गावा में हुए हैं, आप ये देखिए 55% उसका अकेले हुड्डा सरकार के दौरान हुए हैं। 1982 से लेके आज तक 23,800 के करीब जो है इस तरह के लाइसेंस जो है, उसमें से 55% अकेले हुड्डा सरकार के दौरान हुए। मतलब 7 सरकारें चली गई, बाकी 6 सरकार के दौरान 45% होते हैं और अकेली हुड्डा सरकार के दौरान 55% सीएलयू होते हैं। मतलब ये तो एक बड़ा बंदर बाट का खेल था, मतलब करोड़ों रुपए का। देखिए कम से कम ये तो, बल्कि कुछ पत्रकार भाई लोगों ने भी एक सर्वे किया था, एक रिपोर्ट भेजी थी, लगभग रेवेन्यू लॉस जो है इस दौरान 400 लाख करोड़ का तो रेवेन्यू लॉस हुआ है।
और जो इन बिल्डर्स को इन्होंने फायदे दिए हैं, 10,000 करोड़ रुपए तो बिल्डर से वसूल तक नहीं हुआ। आपकी पार्टी लगातार कहती आई है, हम लगातार बोल रहे हैं। हमने तो बल्कि एक चार्जशीट बनाई थी जो हमने गवर्नर महोदय को दी थी, और हम बार बार ये बात कर रहे थे, हमने विधानसभा में कहा था कि इस पूरी चार्जशीट की इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी पूरी इंक्वायरी हो, जो जो लोगों ने ये गलतियां, ये जो घोटाले किए हुए उनके खिलाफ इंक्वायरी हो। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में ये बात आपकी सरकार हम आरोप लगाते थे कि आपकी सरकार में भी सीएलयू, साहब हमने तो विद सबूत दिया है, हमने विद प्रूफ दिया है, बाकायदा उसके साथ प्रूफ लगे हुए हैं। और देखिए सीएम खट्टर ने सदन में हमें आश्वासन दिया था कि हम इस सब की इंक्वायरी करेंगे। जो जो आपने डॉक्यूमेंट्री सबूत के साथ जो चार्जशीट हमने दी है, उन्होंने आश्वासन दिया था, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जितने दूसरे मामले हैं उन सब की इंक्वायरी करेंगे, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा का मामला है, चाहे वो जितने भी इसके अलावा जितना हमने चार्जशीट के अंदर दिया हुआ, जितने लैंड स्कैम दिए हुए हैं। और ये शुरुआत है। हाँ बिल्कुल उम्मीद जगी है, जिस तरह से सरकार ने इस स्टेप लिया है, उम्मीद करते हैं बाकी चार्जशीट के ऊपर भी इसी तरह से निर्णय लेंगे। वीर कुमार यादव जी आपके पास आ जाते हैं। वीर कुमार यादव जी, निश्चित तौर पर पिछली सरकार पर बहुत आरोप लगे, खासकर सीएलयू को लेकर। अब आप जिस तरीके से कहें भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शिता रहेगी, आपसे जानना चाहते हैं अब भी सीएलयू दिए जाएंगे, क्या कुछ नीति बनाई गई है कि किस तरीके से पारदर्शिता खासकर सीएलयू वाले मामले में रखी जाएगी, जिसमें कि कहा जा रहा है कि पिछली सरकार के नेताओं ने बहुत पैसा कमाया था? देखिए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए पिछले 10 साल में इस हुड्डा सरकार के टेन्योर में लगभग 72,000 एकड़ जमीन का लैंड एक्विजिशन हुआ, और उसमें से 23,000 के करीब लैंड एकड़ जमीन के ऊपर सीएलयू दिए गए। उसमें अकेले गुड़गांव में 13,000 एकड़ के करीब अकेले गुड़गांव में, और जैसे प्रवीण जी बता रहे थे वो इस टेन्योर के से रिलेटेड ज्यादा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे मित्र संत कुमार जी, जो हम एडवोकेट भी हैं, वो कह रहे थे कि हुड्डा साहब के सामने पेश नहीं किया गया। मैं एक बात ध्यान दिला देता हूं, जो अभी डॉक्टर धीमान जी ने भी कहा कि लोकायुक्त के सामने जो पुनर्विचार याचिका वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश की, वो खारिज होने के बाद फौजी जब वहां हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट के निर्देश पर जो CFSL की जो रिपोर्ट आई, और ये जो हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर आई है, और जो जवाब देना था वो हरियाणा सरकार ने देना था। तो हर बार कंसर्न अधिकारी जब हाई कोर्ट में जवाब देना होता है तो हरियाणा सरकार को देना होता है। हरियाणा सरकार के मुखिया हुड्डा साहब थे, तो ये हो नहीं सकता कि उनकी जानकारी में ना हो, क्योंकि ये संयोग से सरकार बदल गई, और सरकार ने आज इस सरकार ने जवाब देना पड़ा। ये जो ऑर्डर था पिछला हाईकोर्ट का कि सरकार ने जवाब देना है, ये तो तत्कालीन मुख्यमंत्री के समय में आ गया था, इसलिए इस बात में कोई वो दम नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है इसमें। और जिस प्रकार से अभी जो सारा एपिसोड आया है, बाकी भी लैंड एक्विजिशन के मामले में जिस प्रकार से घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की चर्चा आई है, बाकी जो लगभग जो दूसरे डिसीजन हुए 16 मई के बाद, उनकी जो समीक्षा की बात है, उनमें अनेक इस प्रकार की अनियमितताएं हैं। तो मैं समझता हूं सरकार ने जो वादा किया है, जो हमने कमिटमेंट किया है, तो हमारा मिशन और विजन जो हम लोगों के बीच में लेकर गए, और जिनके आधार पर लोगों ने हमें हमारे अंदर यानी विश्वास व्यक्त किया और हमें सत्ता दी, तो हमारा दायित्व बनता है, राजनीतिक दायित्व है, लोकतांत्रिक दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है। तो इसलिए ये आज की कार्रवाई बिल्कुल बदले की भावना से नहीं है, और ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हुड्डा साहब ने हर यानी कल्प्रिट को, हर दोषी को बचाने का भरपूर प्रयास किया है, और उसका ये एक जीता जागता उदाहरण है, और ये शुरुआत है, ट्रेलर है, आगे आगे देखना है होता है क्या। चलिए धीमान साहब आपके पास आते हैं। धीमान साहब, जिस तरीके से मामला चल रहा था लोकायुक्त के पास, फिर दोबारा पुनर्विचार करने के लिए भेजा गया, रद्द कर दिया गया, उस समय लोकायुक्त ने कहा था कि किसी अच्छी जांच एजेंसी या किसी अच्छे अधिकारी के पास इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन पिछली सरकार टालती आई। अब क्या लगता है जिस तरीके से विजिलेंस विभाग को ये किया गया है ट्रांसफर, क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? छोटा सा मैं और जानकारी दूं। ऐसे तो संत कुमार जी बहुत ही ज्ञानवान हैं, बहुत उस वक्त के विधायक भी रह चुके हैं, वकील हैं, पर थोड़ा सा सिस्टम प्रशासनिक दृष्टि से अंदर का बताना चाहता था। विजिलेंस डिपार्टमेंट के जो मंत्री थे वो सीएम थे थोड़ा सा, और इस सरकार में भी सीएम साहब ही जो वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं वही हैं। नंबर 1, जो फाइल किसी भी क्लास 1 अफसर की या पब्लिक सर्वेंट की, क्योंकि उस वक्त वो CPS थे, मंत्री के लेवल का उनका तकरीबन दर्जा था, विधायक थे, उस वक्त पे कोई भी जो चीफ सेक्रेटरी इसके प्रशासनिक सचिव होते विजिलेंस ब्यूरो के, विजिलेंस विभाग के, वो अपने स्तर पर कोई भी फैसला नहीं कर सकते थे
कि किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है या नहीं करना है, क्लास 1 अफसर और या पब्लिक सर्वेंट जी, जो इससे ज्यादा क्लास 1 से ऊपर का जो बड़ा सर्वेंट है, जबकि ये तो पब्लिक सर्वेंट थे ही, वो मुख्यमंत्री के स्तर पे होता है जी। अब ये मेरे को अभी, क्योंकि आज मैं ये चेक नहीं कर पाया कि ये फाइल वास्तव में हुड्डा साहब के पास भेजी थी या नहीं भेजी थी, या ये वही निचले स्तर पे, जैसे संत कुमार जी कह रहे हैं कि विजिलेंस के सेक्रेटरी के पास या डीजीपी क्राइम के पास पड़ी रही। लेकिन जो एक तकनीकी बात जो मैं और बताना चाहता हूं जी, वो ये कि बीजेपी और एनएलडी दो ऐसी पार्टियां थी जो प्रमुख विपक्षी दल थी जी, कांग्रेस के जी, पूरे के पूरे 10 साल के टेन्योर में दोनों ही पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही कि ये तो प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार है जी, सीएलयू देने में घोटाला हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा मैं सीएलयू का नाम ये बता दूं, सीएलयू बिल्कुल है, सीएलयू एक तो सीएलयू क्या है जी, सीएलयू किसी जमीन की जो एग्रीकल्चर जमीन है उस पर कभी हम शॉपिंग मॉल करना चाहें, शॉपिंग मॉल बनाना चाहें, कमर्शियल यूज करना चाहें, उस पर कोई हम आवासीय परिसर बनाना चाहें, उस पर हम इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाना चाहें, तो जब उसका कृषि को छोड़कर किसी और दूसरे रूप में प्रयोग होता है, उसके लिए चेंज ऑफ लैंड यूज होता है, सीएलयू होता है। और इसके लिए हरियाणा सरकार ने नियम निर्धारित करके है कि इतनी फीस लगेगी जी। ये चौटाला साहब की सरकार में भी सीएलयू हुए और हुड्डा साहब की सरकार में भी सीएलयू हुए, और उससे पहले भी जब बंसीलाल जी की सरकार थी और बीजेपी की उनके साथ शामिल थे तब भी हुए। सीएलयू का संख्या जरूर बढ़ती जा रही है हाँ, कि किसी के कार्यकाल में कम होते हैं, किसी के कार्यकाल में ज्यादा होते हैं। ये जो पैसे की बात, रिश्वत की बात आरोप लगाते रहे हैं, वैसे तो अत्री साहब हमारे साथ बैठे ही बता भी देंगे हाँ। इनके जो आरोप थे बीजेपी के नेताओं के और एनएलडी के नेताओं को, वो ये कहते थे जो सरकारी फीस है उससे अतिरिक्त ये जो रिश्वत की जो बात हो रही है, जिसमें लोकायुक्त ने पूछा था फौजी साहब से कि क्या आपने कोई पैसे की मांग डिमांड की है, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ये सब बकवास है और ये झूठी है, मेरे से मिले बात ही नहीं हुई जी। तो ये जो सीएलयू कांड का जो जिक्र आ रहा है, ये उस सरकारी फीस के अलावा सीएलयू मतलब मिलते रहते हैं हाँ। सरकारी फीस से मिलते हैं, और सरकारी हाँ। उससे पहले एक लेटर ऑफ इंटेंट होता है, ये ज्यादा टेक्निकल में चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। सीएलयू से पहले की एक प्रक्रिया और पूरी करनी पड़ती है, जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाए तो सीएलयू जारी हो जाता है जी। सवाल तो ये था कि सीएलयू बिना सिफारिश के नहीं होते थे जी, बिल्कुल ये आरोप, बिल्कुल इस पर भी चर्चा करेंगे कि सीएलयू कैसे हो रहे थे और क्या फीस होती है और कैसे आगे मिलता है सीएलयू, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चर्चा जारी है सीएलयू फौजी और 5 करोड़ रुपए, ये जो अब आदेश दिए गए सरकार की ओर से केस दर्ज किया जाएगा, विजिलेंस विभाग को यह केस ट्रांसफर किया गया है। पिछली सरकार के समय सामने आया था, लेकिन पिछली सरकार टालती रही, ये आरोप उन पर लग रहा है। अब इस मामले में हमने फौजी साहब से भी काफी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई जवाब अभी नहीं आ रहा है, जब से सरकार ने आदेश दिए हैं केस दर्ज करने के। संत कुमार जी आपके पास आ जाता हूं। संत कुमार जी, आप कह रहे हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री साहब को पता नहीं चला था, डीजीपी क्राइम के पास अगर फाइल फंसी रही तो ये भी पता लगना चाहिए, निश्चित तौर पर पता लगना चाहिए कि वाकई फाइल कहां फंसी रही। लेकिन ये भी आरोप लगते हैं, जिस तरीके से वीर कुमार यादव साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो सभी दोषियों को बचाने के पूरे प्रयास किए हैं, जिन पर भी आरोप लगे थे, नेताओं पर, जो भी मंत्री थे, चाहे वो किसी भी मामले में, सभी को बचाने का पूरा प्रयास किया था कांग्रेस सरकार ने। मेरी केवल मुझे 1.5 मिनट से मैं सारा जवाब देता हूँ जी। बिल्कुल। नंबर 1, जांच के आदेश देना मुख्यमंत्री द्वारा, इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति उससे दोषी हो गया जी। नंबर 1। नंबर 2, ये जितनी भी सीडी हैं, इन सीडीज में कोई लेन देन नहीं हुआ जी, ना कोई रुपए दिखाए गए हैं जी, ना कोई जमीन के कागज दिखाए गए हैं जी, केवल जबानी बात है जी। अभी तक कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने जो लोग जिन्होंने सीडी बनाई है जी, वो पेश नहीं हुए हैं जी। तो एकदम से वीर कुमार यादव जैसा उच्च दर्जे का आदमी ये कहे कि ये लोग दोषी हो गए जी, ऐसी बात नहीं है। अब अत्री साहब कहने लगे कि सीएलयू बहुत ज्यादा होगी जी 10 साल में, क्यों नहीं हो जाए? सीएलयू होने का मतलब प्रदेश ने तरक्की की है।
अगर ये अत्री साहब कोई कारखाना लगाना चाहते हैं जी, इनको अगर CLU नहीं देंगे तो कारखाना कैसे लगेगा? ये कोई स्कूल बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो शहर के चारों तरफ जो 8 किलोमीटर के दायरे में आती है जी, कानूनी तौर पे उस जमीन के खेती से अगर दूसरा उपयोग होता है तो उसका CLU लेना पड़ता है जी। इन्होंने CLU को इस तरीके से पेश कर दिया कि इतने CLU हो गए, इससे सरकार की कमाई होती है, या मुख्यमंत्री इसको इस भरी के भरामा भी इनका टूट जाएगा जी। अगर आप CLU नहीं देंगे तरक्की कैसे होगी जी? क्या आप बिल्कुल खत्म कर दे? लेकिन उसके लिए भी संत कुमार जी की एक फीस निश्चित होती है। दीवान साहब कह रहे थे कि एक फीस होती है, उसके अलावा नेता लोग पैसे मांग रहे थे। ये इनेलो का आरोप था उस समय जब उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया था, मामला लेके गए थे। दूसरा आप कह रहे हैं कि इसमें पैसों का लेन देन नहीं है, पैसे नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला तो जो इनेलो के 2 बड़े नेताओं पर लगा था, जिसके उसमें वो सजा काट रहे हो, उसमें कहां दिखाया गया था पैसा या लेन देन कहां दिखाया गया था? उसमें मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि हाईकोर्ट उसमें फैसला देने वाला है, सेशन कोर्ट ने फैसला दे दिया है और उसमें कई चीजें और टेक्निकल बातें सामने आई हैं, लेकिन 2 चीजें कोर्ट के अंदर आ गई, मैं उसके ऊपर बहस नहीं करना चाहता चौटाला साहब के केस के मामले में जी, क्योंकि फैसला कभी भी हाईकोर्ट दे सकता है, उसमें बहस हो चुकी है वकीलों की। चलिए अत्री साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए संत कुमार जी, हमें CLU हो रहे हैं, किसी कोई फैक्ट्री लगा रहा है या कोई स्कूल बना रहा है, ऐतराज वाली बात ये नहीं है। लेकिन ऐतराज वाली बात यह है कि किसी किसान की जमीन के ऊपर पहले सेक्शन 4 लगा दिया जाता है, फिर आपकी सरकार के चहेते बिल्डर उस किसान के पास जाते हैं और जो गवर्नमेंट रेट है उससे थोड़ा सा फालतू देके वो उस जमीन को खरीद लेते हैं, फिर वो गवर्नमेंट को लाइसेंस अप्लाई करते हैं। और आप भी अच्छी तरह जानते हैं, अगर कोई जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपया है और जैसे ही आपका CLU इशू हुआ, वो जमीन की कीमत हो जाती है 50 करोड़ रुपया। और ये जो खेल चला, ये जो धंधा चला, और इस तरह के देखिए जो हमने ये स्टिंग किया, जो हमने गवर्नर साहब को जो चार्जशीट दी थी और जो हमने लोकायुक्त में CDs दी थी, उसमें बाकायदा ये दिखाया गया है कि आपके कुछ MLAs ऐसा CLU इशू करवाने के लिए पैसे की डिमांड कर रहे हैं। जो सरकार की फीस है वो तो सरकार लेती है, लेकिन क्योंकि पता है कि अगर 1 एकड़ 1 करोड़ रुपए का CLU इशू थे, ये 50 करोड़ का हो जाने वाला है, उसकी एवज में जो पैसा लिया जाता है, इस तरह का जो फायदा दिया जाता है, और वो फायदा किनको दिया जाता है? अपने चहेते लोगों को, पैसे लेके बिल्डर्स को। यह सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन वाली बात है। फैक्ट्री लगाने से किसी को क्या एतराज हो सकता है, स्कूल बनाने में किसी को क्या एतराज हो सकता है, लेकिन आप किसानों की जमीन को डरा के उस जमीन को आपके चहेते बिल्डर खरीद लेते हैं, फिर वो आपको लाइसेंस अप्लाई करते हैं, आप उनको लाइसेंस इशू करते हैं, और वो जो जमीन है वो खुद उसको उसमें करोड़ों रुपया कमाते हैं। जो मैंने अभी बात की थी, ये तो गुड़गावा में सर्वे हो चुका है कि 4 लाख करोड़ रुपए का तो रेवेन्यू लॉस हुआ इस चक्कर के अंदर, जो कि प्रदेश का नुकसान है, और वो केवल आपकी सरकार के टेन्योर में हुआ है। आप जिसको तरक्की दिखा रहे हैं, छोटा सा तरक्की की आड़ के अंदर जो चीजें छुपी हुई है, कुमार जी आप इस पर छोटा सा जवाब 2 लाइनों में पूछना चाहता हूं अत्री साहब से। ये बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं कि अगर जमीन का आपने CLU ले लिया तो आपने CLU ले लिया, उस जमीन की कितनी कीमत हो जाओ, आप CLU लेने के बाद उस जमीन को बेच नहीं सकते। आपने जिस चीज के लिए CLU लिया है उसी चीज के लिए यूज करोगे आप, तो तभी तो आप फ्लैट, ऐसा है संत कुमार जी, मैं भी यही कह रहा हूं कि उस जमीन पे कोई प्रोजेक्ट फ्लैट बना के या उसके ऊपर SEZ बना के उसको करोड़ों रुपए में बेचा जाता है। यही तो मैं बोल रहा हूं कि आपने अपने चहेते बिल्डरों को यही तो फायदा दिया। कैसे? जब उसमें फ्लैट, आपने एक प्रोजेक्ट बना, आपने उस पर एक टाउनशिप बनाने का CLU लिया और आपने उसमें टाउनशिप बनाई। घोटाला अत्री साहब, घोटाला वहां होता है सरकार जमीन को एक्वायर कर ले जी, और एक्वायर करने के बाद में किसी बड़े आदमियों को उस जमीन को दे जी, तब तो आपको कहीं कोई लेन देन की बात कर। संत कुमार जी ऐसा है, दसियों ऐसे एग्जाम्पल है कि आपकी सरकार के दौरान 800 एकड़ जमीन के लिए सेक्शन 4 नोटिस इशू होता है, जिसके अंदर से 700 एकड़ रिलीज कर दी जाती है। और यही तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, यही तो हमारे आरोप है, और यही हम सरकार से चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। चलिए वीर कुमार यादव जी आपके पास आते हैं। वीर कुमार यादव जी, मेरा पिछला सवाल था, आपने जवाब नहीं दिया कि अब आपकी सरकार क्या पारदर्शिता लेकर आएगी, कैसी पारदर्शिता, खासकर CLU को लेकर कि एक फीस होती है, क्या उसी फीस पर ही लोगों को CLU मिलेगा क्या? केवल CLU की बात ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि 16 मई के बाद जो डिसीजंस हुए हैं उन सब की समीक्षा होगी, चाहे वो CLU की बात हो, चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी फैसले हुए हों,
तो उसमें निश्चित तौर पर कोई पॉलिसी बनेगी और उसी के आधार पर सीएलयू हो या दूसरी चीज बहुत पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार मुक्त सभी प्रकार के कार्य होंगे। और एक बात मैं थोड़ा एडिशन करना चाहता हूं कि जो अभी माननीय हमारे मित्र संत कुमार जी कह रहे थे, इस सीडी के बारे में फौजी रामकिशन जी फौजी ने ये ऐतराज किया था, जो डॉक्टर साहब ने उल्लेख किया जिसका कि ना मेरी आवाज है ना मैंने पैसे मांगे। तो हाई कोर्ट ने आवाज सीडी की यानी कि ऑथेंटिसिटी के ऊपर ही सीएफएसएल को भेजा था कि वो रिपोर्ट मंगाई जाए, यानी उन्होंने ये कहा था मेरी आवाज ही नहीं है, मैंने पैसे, तो ये 5 करोड़ रुपए मांगे या नहीं मांगे, ये आवाज उनकी है या नहीं है। जो 4 एकड़ जमीन के ऊपर जो सीएलयू दिलाने की जो बात थी, तो वो प्रूव हुआ है, वही तो सीएफएसएल, और वो बाकायदा जून में या जुलाई में वो रिपोर्ट आई, और अगर वो उसी समय एफआईआर दर्ज हो जाती, एफआईआर का मतलब सजा नहीं है, एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेटरी रिपोर्ट, पहली सबसे पहले प्राथमिकता दर्ज होगी, उसमें जांच होगी और पुलिस तफ्तीश करेगी, इंक्वायरी करेगी। तो मेरा कहना का मतलब यह है कि ये सारा दबाने का प्रयास हुआ, ये दोषियों को बचाने का प्रयास हुआ और उस दिशा में वर्तमान सरकार ने कदम उठाया है। जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी और जो गलत फैसले होंगे, जिनमें भ्रष्टाचार है, घपले हैं, घोटाले हैं, उनकी जांच होगी और कानूनी दृष्टि से कानून अपना काम करेगा और उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे अधिकारी हो चाहे यानी राजनीतिक नेता हो। तो सरकार ने जो कमिटमेंट की है वो निश्चित तौर पर पूरा करेगी। और ये जो अदालत का फैसला है, मैं समझता हूं इसमें किसी प्रकार का भी हमें इफ एंड बट नहीं लगाना चाहिए, तथ्यों पर आधारित है, हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों पर आधारित है, लोकपाल के आदेशों पर आधारित है और इसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए। जी बिल्कुल। धीमान साहब आपके पास आते हैं। जी धीमान साहब, तो मतलब आदेश दिए हैं कि मामला दर्ज किया जाए, क्या लगता है कि मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती? और उसके बाद जो बाकी नेता हैं जिन पर आरोप लगे हैं, जिनकी भी सीडी इनेलो ने जारी की थी, क्या लगता है अब उनकी भी जांच होगी और शिकंजा उन पर भी कस सकता है? कहीं ना कहीं डर तो उनको भी लग रहा होगा। देखो, एक बात और बताना आवश्यकता है, जरूरी है जी। संत कुमार जी ने बहुत वैलिड क्वेश्चन उठाया था कि सीडी में पैसे लेने की कोई बात नहीं हो रही है जी, कोई लेन देन नहीं हुआ है जी। यही डिफेंस रामकिशन फौजी के वकील ने लोकायुक्त के सामने किया था जी। उनकी दलील थी कि एक तो पास फौजी के पास कोई अधिकारी नहीं था, क्योंकि टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट सीएलयू जारी करता, उनके पास अधिकार नहीं था जी। तो रिश्वत लेने का कोई मतलब नहीं था। दूसरा, वो कहता है अगर मतलब फिर उसने ये तो नहीं कहा कि कहता है महज पैसे मांगना, रिश्वत मांगना कोई गुनाह नहीं है। ये सवाल जो संत कुमार जी ने उठाया था, रामकिशन फौजी के वकील ने भी उठाया था जी। और तीसरा बिंदु उन्होंने कहा था कि जो सीडी यहाँ पर दी गई है ये कोई ओरिजिनल सीडी नहीं है, ये मूल क्लिप नहीं है इसकी जी। और जो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग जो यहाँ पर दी गई है उस पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता जी। लेकिन जो लोकायुक्त थे उन्होंने कहा कि एक लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट होता है जी, जिसमें एमएलए भी है, मंत्री भी हैं और क्लास 4 से लेके और क्लास 1 तक के अधिकारी भी हैं, कर्मचारी और अधिकारी सारे, वो अगर पैसे भी मांगे जी तो पैसा मांगना भी भ्रष्टाचार निरोधक कानून के श्रेणी में आता है। धीमान साहब, 1 मिनट रुकना चाहूंगा। धीमान साहब, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं संपत सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। संपत सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो अभी सरकार ने आदेश दिए हैं कि मामला दर्ज किया जाए, विजिलेंस विभाग को केस ट्रांसफर किया गया है। देखिए, कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करेगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा क्या है, क्योंकि उसके बाद चालान पुट ऑफ होंगे, फिर कोर्ट में गवाहियां होंगी जी। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने वीडियो जो इस तरह की बनाई थी, अभी धीमान साहब जो कह रहे थे जी कि लोकायुक्त ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने अपना पक्ष रखा और रामकिशन जी ने अपना पक्ष रखा है जी। इन्हीं सभी पक्षों की जो है ना, क्योंकि प्राइमरी स्तर पर जो है इनकी जांच नहीं हो सकती जी। ये तो उन्होंने ये कहा, लोकायुक्त ने कहा कि प्राइमा फेसाई इस पर केस बनता है जी। बनता है तो ठीक है, इतने दिन दर्ज नहीं हुआ था क्योंकि कोर्ट वगैरह में, हाई कोर्ट में और में इन्होंने चैलेंज कर रखे थे जी, लेकिन कहीं से स्टे नहीं था। तो इसलिए सरकार ने जो है आज बदले हालात के अंदर ऑर्डर कर दिए कि इसकी इंक्वायरी करवाई जानी चाहिए जी। तो कोई ऐसी बुराई की बात नहीं है, इंक्वायरी इसकी हो जाएगी जी। दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा, क्योंकि रामकिशन फौजी को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिल जाएगा जी। और दूसरा पक्ष है उनको, अभियोजन पक्ष को अपना मिल जाएगा।
और उसके बाद जो माननीय न्यायालय जो फैसला करेंगे वो तो सबको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है कि पब्लिक लाइफ के अंदर जो है प्रोप्राइटी होनी चाहिए, बाकायदा साफ सुथरा जीवन होना चाहिए जी। किसी किस्म की, मैं इनकी बात को मानता हूँ कि पैसा जो मांग करना भी एक गैर कानूनी है। बिल्कुल। लेकिन ये कोई काम है नहीं, ये तो एक बेग काम के लिए जो है ना बनाई गई थी जी। तो ये इसमें क्योंकि काफी राजनीतिक बू भी आती है, लेकिन इस स्टेज पर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब तो जब केस दर्ज हो गया है तो केस दर्ज होने के बाद तो कोई कानून प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जो है जिस तरीके से होगा फैसला होगा उसी से पता लगेगा। हमें कानून पर पूरा विश्वास है कि जो भी कानून तय करेगा वो ठीक करेगा, क्योंकि देश के कानून और न्यायालय जो है ना आज बड़े बड़े लोगों को रास्ते दिखा रहे हैं जी। अच्छी बात है, कानून की प्रक्रिया में से कोई आदमी निकल कर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो इसमें खुशी होगी कि दूध का दूध पानी का पानी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संपत सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धीमान साहब, आप कुछ कह रहे थे कि अब जो बाकी बचे लोग हैं उन पर भी सर मित्र जी, ये बहुत मतलब एक तो फौजी वाले मामले में तो अब कहेंगे इन्वेस्टिगेशन होगी। हाँ। इन्वेस्टिगेशन में वो जिन्होंने ये सीडी बनाई थी दोनों लड़के वो भी पेश होंगे। उन्होंने ये कहा था कि जब इसकी जांच होगी जांच एजेंसी के पास हम अपना सारी बात बताएंगे। लोकायुक्त के पास तो उन्होंने अपनी जो बात कहनी थी कह दी। बिल्कुल। जांच के बाद पता लगेगा फौजी वाले मामले में वो आरोपों से बरी होते हैं या अदालत उनको कुछ और ठहराती है जी। लेकिन जहां तक आईएनएलडी ने और 6 एमएलए की जो एक्स एमएलए थे या सीपीएस थे उस वक्त के, उनके खिलाफ भी लोकायुक्त के पास शिकायत की थी जी। लोकायुक्त ने वो शिकायत पे एडीजीपी क्राइम, जो कि अब डीजीपी क्राइम है, उन एडीजीपी क्राइम को कहा कि वो 3 महीने के अंदर जांच करके और वो रिपोर्ट मुझे सौंपे। बिल्कुल। एडीजीपी क्राइम की जांच लगभग पूरी हो गई है। उन्होंने उन एमएलए जो थे उस वक्त, आज के डेट में वो पूर्व एमएलए हैं, उनकी रिपोर्ट उनके बयान ले लिए हैं जी। लोकायुक्त उसके बारे में फिर फैसला करेगा। और जो मुझे लगता है मैं एक राजनीतिक बात जो इसमें एक पहलू देख रहा हूं, हालांकि वीर कुमार यादव जी ज्यादा इस बात को बता सकते हैं जी कि जो ये मांग आज तक करते रहे हैं जी कि सीएलयू कांड की जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए, उस दिशा में एक पहला स्टेप मैं इसको देख सकता हूं कि जब कोई पुलिस केस दर्ज करती है, विजिलेंस ब्यूरो केस दर्ज करता है जी, उसका पैमाना, उसका दायरा बढ़ जाता है जी। इसे खाली इसको केस को फौजी तक भी सीमित नहीं किया जा सकता है बिल्कुल, या इसकी दृष्टि में इस केस को पूरे प्रदेश में 10 साल में कितने सीएलयूज हुए हैं जी या नहीं हुए, या उसमें कितनी प्रकार की जमीन का अधिग्रहण हो गए और उन पे सीएलयू किए गए हैं जी, उसका सारी चीज को इसमें लाया जा सकता है। अब ये खट्टर सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इतना बड़ा पिटारा खोलना नहीं, उनका कहना भी है कि हम सारी चीजों को वो रिव्यू करेंगे, देखेंगे और उसके बाद हम नीति भी बनाएंगे कि आगे किस तरीके की नीति बनाना है। तो फिलहाल फौजी जो रामकिशन फौजी है उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिया गया, विजिलेंस विभाग को यह मामला ट्रांसफर किया गया है। बहुत पुराना मामला, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये सामने आया था और लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, लेकिन पुनर्विचार के लिए भेजा, उसको ठुकरा दिया लोकायुक्त ने। उसके बाद अब सीएफएसएल की रिपोर्ट भी आ गई है, सरकार ने भी कहा है कि हमने कह दिया है कि इसमें मामला दर्ज किया जाए। फिलहाल आगे क्या बनेगा ये तो कानून देखेगा, लेकिन और कई ऐसे नेता हैं, 6 और नेता हैं जिनके खिलाफ सीडी बनाई गई थी। एक लाइन और सिर्फ जो सीएफएसएल की कोई बात हुई थी वो बताना चाहूंगा। जो सीएफएसएल की रिपोर्ट है उसमें कहा कि जो सीडी हमारे पास आई है जी, वो सीडी का जो टेक्निकल जांचते हैं उसकी वेवलेंथ कितनी है, ऊपर नीचे जाता है, एक जैसे फ्लो में चल रहा है कि नहीं चल रहा, चेक करने का तरीका। उन्होंने कहा जो इसमें सीडी हमारे पास आई है उसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसके अनुसार वो एक जैसे हैं और इसको टेम्पर्ड नहीं किया जा सकता। टेम्पर्ड नहीं है सीडी, खासकर ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है। सीएफएसएल की जो रिपोर्ट आई है वो बहुत बड़ी रिपोर्ट है कि सीडी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। ये अंगेज जा सकता है रामकिशन फौजी के। रामकिशन फौजी कह रहे थे कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई, इसी के आधार पर मुकदमा दर्ज। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की इस खास चर्चा में इतना ही। जो भी मेहमान मेरे साथ जुड़े थे सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आज इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहे एवं तहलका हरियाणा के साथ।